हेलो। आइए आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जो सभी छोटे बच्चों के माता पिता के लिए चुनौती है, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। टॉयलेट ट्रेनिंग या टॉयलेटिंग। ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए टॉयलेटिंग ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि न्यूरोटिपिकल बच्चों पर लागू होने वाले नुस्खे और तरीके ऑटिज्म वाले बच्चों पर लागू नहीं हो सकते, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चों के माता पिता के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग जारी रखना महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? 2 कारणों से। पहला, यह बच्चों में लंबे समय तक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना सुनिश्चित करता है, और दूसरा, इस बारे में आत्मनिर्भर होना उन्हें हंसी का पात्र बनने से रोकता है। आइए ऑटिस्टिक बच्चों के टॉयलेटिंग में आने वाली रुकावटों को देखें। सबसे पहले, ऑटिस्टिक बच्चे प्रेरित करने से, कुछ भी बोलने से, उनके माता पिता के खुश करने या उनकी खुशामद से प्रेरित नहीं होते हैं। उन्हें अपने माता पिता की टॉयलेटिंग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पीछे ना पड़े। बातों को ठीक से ना समझना, न समझ पाना टॉयलेट का उपयोग करना सीखने में प्रमुख समस्या है, जो ऑटिज्म वाले बच्चों में प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। बोले जाने वाली भाषा और पीडांटिक भाषा टॉयलेटिंग में कठिनाइयां पैदा करती हैं। सटीक भाषा की चुनौती के कारण टॉयलेटिंग के लिए साधारण तकनीक का उपयोग करना कठिन हो सकता है। बदलाव का डर। एक नया टॉयलेटिंग प्रोग्राम ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए एक बदलती दिनचर्या है, और ऑटिज्म वाले बच्चे परिवर्तन का विरोध करते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे असामान्य रूप से अधिक बेचैनी का सामना करते हैं, और इंटेंसिव टॉयलेटिंग प्रोग्राम बेचैनी को और अधिक बढ़ाता है। ऑटिज्म के साथ आने वाली बुनियादी मजबूती ऑटिस्टिक बच्चे को न्यूरोटिपिकल बच्चों की तुलना में नैपी में अधिक समय तक रख सकता है। सेंसरी कारण। कभी कभी बच्चा यह महसूस करने में असमर्थ है कि उसका ब्लैडर भरा हुआ है अथवा नहीं, और इसीलिए उसे टॉयलेट जाने की आवश्यकता के बारे में पता नहीं चल पाता है और परेशानी हो जाती है। ऑटिस्टिक बच्चे को वास्तव में डायपर की भर जाने का एहसास अच्छा लग सकता है, उसे इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं दिखता। कुछ ऑटिस्टिक बच्चे बाथरूम में दिखाई देने वाली कुछ वस्तुओं को पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि टॉयलेट की दुर्गंध, उपयोग की जाने वाली सफाई की वस्तुओं की खुशबू, फ्लश करने की आवाज, नोजल स्प्रे में पानी का दबाव आदि। पब्लिक टॉयलेट कुछ बच्चों को असाधारण रूप से डरा सकते हैं। अचानक ड्रायर का चल जाना एक असहनीय अजीब आवाज हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल समस्याएं, क्रॉनिक डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेटरी या इरिटेबल बॉवल, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। चिकित्सक लीकी गट की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इनके बहुत अधिक प्रमाण नहीं है। दर्द और असुविधा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल से जुड़े हैं। ये न केवल टॉयलेटिंग की चुनौती है, बल्कि यह उनके अंतर्मन को भी प्रभावित करता है। तो आइए अब हम आपके बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कदमों को देखें। पहला कदम यह महसूस करना है कि माता पिता को अपने बच्चे के साथ बातचीत और एक साथ काम करने के लिए एक कदम के रूप में देखना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग को एक बड़े लक्ष्य की बजाय छोटे कदमों की एक कड़ी के रूप में सोचने से भी मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे को टॉयलेट से परिचय कराने के साथ शुरुआत करें। हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या जरूरी है, और फिर टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने के लिए आगे बढ़ें। आइए अब ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग का तरीका देखें। टॉयलेट शेड्यूल। यह महत्वपूर्ण क्यों है? जब भी वे मूत्र या मल त्याग करना चाहें, यह सबसे पहले उनके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अपेक्षित नए व्यवहार की निरंतरता। आप पूरे 1 सप्ताह के लिए अपने बच्चे के मूत्र और मल त्याग के समय को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एलिमिनेशन के प्राकृतिक तरीके स्पष्ट हो जाएंगे, और यह आपको उस औसत समय के बारे में एक संकेत प्रदान करेगा जब आपका बच्चा सूखा रहने में सक्षम है, या तब बच्चे को बाथरूम में लाने के लिए ठीक समय का निर्धारण करने में मदद करेगा। अब आइए कुछ प्रोत्साहन और पुरस्कारों को देखें जिनका उपयोग टॉयलेटिंग प्रोग्राम में किया जा सकता है।
आप प्रेरित करने वाले वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वाह गौतम, शाबाश टॉयलेट पर बैठने के लिए। आप इसे ताली या बिना बोले थम्स अप और इशारों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप एक पसंदीदा गतिविधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार के साथ खेलते समय, स्टिकर चार्ट पर प्रशिक्षण आदि शुरू करते समय कोई एक पसंदीदा हेल्दी खाने की चीज भी एक विकल्प हो सकती है। कृपया विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था रखें और अपने बच्चे के उत्तरों का सर्वोत्तम प्रयोग करें। याद रखिए कि कुछ इनाम एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के लिए रुचिकर हो सकते हैं, जैसे स्टिकर या स्टैम्प। हो सकता है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे की रुचि इनमें ना हो। यह भी याद रखिए कि एक बार जब आपका बच्चा किसी विशेष कदम पर प्रगति कर लेता है, तो भोजन, गतिविधियों और खिलौनों को पुरस्कार के रूप में उपयोग करना बंद कर दें, लेकिन वर्बल या नॉन वर्बल बातों का उपयोग करते रहें। आइए अब हम कुछ सहायक चित्र देखें जिनका उपयोग टॉयलेट के तरीकों में किया जाता है। दिखाकर खेलने वाली प्रश्नोत्तरी और संकेत प्रदान करके बच्चे की शिक्षा को सहारा दिया जा सकता है। यह ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से सच है, क्योंकि दिखने वाले संकेत टॉयलेट का उपयोग करने वाले तरीके को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम में दी गई तस्वीरों को आपके बच्चे को शौचालय की दिनचर्या समझाने के लिए दिखाया जा सकता है। शेड्यूल को टॉयलेट पॉटी के पास की दीवार पर चिपकाया जा सकता है। अपने बच्चे के साथ दिन में 2 से 3 बार शेड्यूल के पास जाएं। अब जरा सोशल स्टोरीज की ओर देखें। ऑटिस्टिक बच्चों को अनियंत्रित व्यवहार संभालने, अभिव्यक्ति विकसित करने, टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे चुनौतीपूर्ण उलझी स्थितियों में मदद करने के लिए रोजमर्रा की कहानियों का उपयोग किया जा सकता है। सोशल स्टोरीज मदद करती हैं क्योंकि चित्रों के साथ सरल कहानी होने के कारण उन्हें आपके बच्चों के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। आप इससे टॉयलेट ट्रेनिंग जैसी स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। इसके बारे में विवरण में सुझाव दें कि आपका बच्चा इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है और समझाएं। अब आइए कुछ ऐसी बातों पर गौर करें जिनका उपयोग सेंसरी प्रोसेसिंग से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए किया जा सकता है। ऑल्फैक्टरी मतलब गंध पहचानने की समस्या। यूरिन की गंध, पूंछ की गंध, गीले पोछे की गंध या अन्य खुशबुएं होंगी। इस तरह की समस्या का समाधान बिना सेंट वाले क्लीनर, बिना सेंट वाले साबुन या आपके बच्चे का पसंदीदा एयर फ्रेशनर की खुशबू से होता है। दूसरे प्रकार की सेंसरी प्रोसेसिंग परेशानी विजुअल होगी और यहाँ प्रॉब्लम स्थानों में उज्जवल प्रकाश या उसके विपरीत शौचालय में अंधेरा होगा। इसका समाधान यह होगा कि आप अपने बाथरूम में मध्यम प्रकाश का इस्तेमाल करें। तीसरी तरह की सेंसरी प्रोसेसिंग परेशानी टेक्टाइल एरिया से संबंधित होगी। इसके प्रॉब्लम एरियाज टॉयलेट सीट का स्पर्श और अनुभव होगा। इसका समाधान साफ गत्तेदार टॉयलेट सीट, झागदार साबुन का उपयोग, गीले पोछे का उपयोग होना। प्रोप्रियोसेप्टिव या वेस्टिब्युलर डिफिकल्टी, पैर जमीन से ऊपर लटकने से बच्चों को समस्या होती है और इस समस्या का समाधान सीट को स्थिर करने के लिए एक फुट स्टूल हो सकता है। पांचवें प्रकार की सेंसरी प्रोसेसिंग परेशानी है ऑडिटरी और यह समस्या टॉयलेट फ्लशिंग या नल खोलने की आवाज से होगी और ऑडिटरी इनपुट को सीमित करने के लिए हल्का संगीत बजाना एक समाधान होगा। अब आप टॉयलेट दुर्घटनाओं से कैसे निपटते हैं? हमेशा हाथ में एक एक्सीडेंट किट होनी चाहिए जिसमें एक अंडरवेयर, एक प्लास्टिक बैग और बदलने के कपड़े होने चाहिए। अपने बच्चे से बात करते समय एक सामान्य वाणी का प्रयोग करें। ऐसे स्वर का प्रयोग न करें जो आपके बच्चे को भयभीत या परेशान कर दे। बच्चे को टॉयलेट के पास कपड़े बदलने के लिए प्रेरित करें। एक्सीडेंट की सफाई करते समय अपने बच्चे को शामिल करें। अगर हम याद रखने वाली चीज़ों की सूची बनाएं तो अपेक्षाओं को पूरा करें। अपनी अपेक्षाएं वास्तविक और अपने बच्चे की क्षमताओं के अनुसार रखें। ध्यान रखिए कि एक्सीडेंट्स ठीक हैं। कृपया टॉयलेट एक्सीडेंट का प्रबंधन करने के लिए खुद को तैयार करें। बच्चा रास्ते में पीछे हट सकता है। टॉयलेट ट्रेनिंग में समय लगता है।
सुनिश्चित करें कि आप और आपका बच्चा छोटे कदमों से शुरुआत करने और योजना बनाने के लिए तैयार हैं। धैर्य रखिए, यात्रा में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह इंतजार से ही संभव है। धन्यवाद।